नमस्कार। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में कुछ नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम 2026। अब कागज पर तो ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, समानता, बराबरी, लेकिन इन नियमों ने पूरे देश के कैंपस में एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये नियम दशकों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हें कैंपस की आज़ाद सोच और संवाद के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज की हमारी पड़ताल का एक ही मकसद है, क्या समानता लाने की कोशिश में हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां खुलकर बात करना ही नामुमकिन हो जाए? चलिए इसके हर पहलू की गहराई से जांच करते हैं। और ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नियम सिर्फ हवा में नहीं आए हैं। इन्हें लाने के पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली वजह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हमारे शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। एक मिनट, 118%? जी, 118%। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि भेदभाव के मामले सच में दोगुने से ज्यादा हो गए हैं, या इसलिए कि अब छात्र पहले से ज्यादा जागरूक हैं और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है। निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है, लोग अब चुप नहीं रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि कैंपस में भेदभाव की जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे मामले, हाँ, वो दुखद घटनाएं। जी, जहां प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी जान देनी पड़ी, वो हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली जिंदगियां हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मजबूत नियमों की जरूरत पर जोर दिया था। तो यूजीसी का कहना है कि 2012 के जो पुराने नियम थे वो इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नाकाफी थे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रोशनी में इन नए ज्यादा सख्त नियमों को लाया गया है। ठीक है, तो समस्या की गंभीरता तो समझ आती है। और इन्हीं नए नियमों में पहला बड़ा बदलाव है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी एससी एसटी छात्रों की तरह सुरक्षा के दायरे में लाना। पहले यह सिर्फ एससी एसटी के लिए था, है ना? जी बिल्कुल, पहले सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए था। तो समर्थकों का तर्क तो साफ है, अगर उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो भेदभाव से सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उनका कहना है कि सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ एससी एसटी समुदाय तक सीमित नहीं है, ओबीसी समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा इसे झेलता है। तो ये एक तरह से एक तार्किक और जरूरी कदम है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ। आलोचक कहते हैं कि एससी एसटी समुदाय की जो ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति है और कई राज्यों में ओबीसी समुदाय की स्थिति, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कई जगहों पर ओबीसी समुदाय राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी ताकतवर है। तो क्या सबको एक ही तराजू में तौलना सही है? सही बात है। क्या इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में ये भावना नहीं आएगी कि अब कैंपस में हर बातचीत को जाति के चश्मे से ही देखा जाएगा? आपकी बात पर दम है। चिंता ओवर प्रोटेक्शन की है, यानी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा की। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। एक सामान्य वर्ग का छात्र एक ओबीसी छात्र के दिए गए आइडिया से एकेडमिक ग्राउंड्स पर, मतलब विषय के आधार पर असहमति जताता है। आज के माहौल में ये एक सामान्य बौद्धिक बहस है। लेकिन इन नए नियमों के बाद क्या इस बात की आशंका नहीं है कि उस ओबीसी छात्र को लगे कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से उसके आइडिया को खारिज किया जा रहा है? अच्छा। ये डर बौद्धिक बहस और खुलकर अपनी राय रखने की आजादी को खत्म कर सकता है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब हम इन नियमों के सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा प्रावधान जिसने पूरे एकेडमिक जगत में, आप कह सकते हैं, खलबली मचा दी है। वो है झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का न होना। जी। मैंने सुना है कि ड्राफ्ट में सजा का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों से उसे हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? हाँ, और यही इस पूरे नियम की सबसे कमजोर और कहूं तो खतरनाक कड़ी है। यूजीसी का तर्क यह है कि अगर झूठी शिकायत पर सजा का डर होगा तो जो असली पीड़ित हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो सामाजिक दबाव या बदला लिए जाने के डर से कभी सामने नहीं आएंगे। अच्छा। उनका मकसद रिपोर्टिंग को एनकरेज करना है, उसे डराकर दबाना नहीं। वो चाहते हैं कि छात्र बिना किसी खौफ के अपनी बात रख सकें। इरादा तो सुनने में अच्छा लगता है कि पीड़ित को डराना नहीं है, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू यूजीसी ने सोचा? आलोचक इसे कानूनी ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस कह रहे हैं। बिल्कुल, यही शब्द इस्तेमाल हो रहा है।
चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक प्रोफेसर है जो अपनी क्लास में बहुत सख्त हैं सबके साथ। वो एक SC ST या OBC छात्र को देर से असाइनमेंट जमा करने या क्लास में अनुशासनहीनता पर डांट देते हैं। अब वो छात्र जिसे शायद प्रोफेसर से व्यक्तिगत नाराजगी है, वो बदले की भावना से उन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा देता है। बिल्कुल। और अब सोचिए उस प्रोफेसर का क्या होगा। भले ही एक लंबी और दर्दनाक जांच के बाद वो बेकसूर साबित हो जाएं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? उनकी प्रतिष्ठा, उनकी रेपुटेशन, उनका करियर, उनकी मानसिक शांति, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। समाज उन्हें किस नजर से देखेगा? जब झूठा आरोप लगाने की कोई कीमत ही ना चुकानी पड़े, तो इस कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार की तरह हो सकता है। और इसका असर सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, छात्रों पर भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। कल को अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र ने आरक्षित वर्ग के छात्र को अपने नोट्स देने से मना कर दिया, या किसी ने किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर दिया, तो क्या इन व्यक्तिगत फैसलों को भी जातिगत भेदभाव का रंग दिया जा सकता है? यही तो सबसे बड़ा डर है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना SC ST एक्ट के उन मामलों से कर रहे हैं जहां कानून का दुरुपयोग देखा गया है। देखिए, कोई भी कानून जो एक समूह को बचाने के लिए बनाया जाता है, उसमें एक अंतर्निहित जोखिम होता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर ऐसे सख्त कानूनों में झूठी शिकायतों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान होते हैं, ताकि एक संतुलन बना रहे। यहां उस संतुलन को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चिंता को और बढ़ाता है एक और नया कॉन्सेप्ट, इक्विटी स्क्वाड। ये क्या चीज है? सुनने में तो किसी सुपर हीरो टीम जैसा नाम लगता है। हाँ, नाम तो काफी आकर्षक है। इसका आइडिया है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, यानी समस्या होने का इंतजार मत करो, समस्या को होने से रोको। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऐसे दस्ते बनाने होंगे। अच्छा। ये लोग कैंपस में, हॉस्टल में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में घूम घूम कर इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। सोच तो अच्छी है कि मदद हमेशा उपलब्ध हो, लेकिन क्या ये निगरानी और जासूसी के बीच की जो महीन रेखा है, उसको पार नहीं कर जाएगा? आलोचक इसे कैंपस पुलिसिंग या मॉरल पुलिस कह रहे हैं। उनका डर है कि अब छात्रों की हर हंसी मजाक, हर बहस, हर अनौपचारिक बातचीत शक के दायरे में आ जाएगी। सही बात है। कैंपस की वो जिंदा दिली, वो खुलापन, जहां दोस्त एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजाक करते हैं, बहस करते हैं, क्या वो सब खत्म नहीं हो जाएगा? हर को बात करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह का चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है। मान लीजिए दो दोस्त आपस में अपनी अपनी जाति से जुड़ाव कोई मजाक कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर भारत में होता है। हाँ, होता है। उनकी मंशा एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सिर्फ हंसी मजाक है। लेकिन अगर इक्विटी स्क्वाड का कोई सदस्य ये सुन ले या कोई तीसरा व्यक्ति इसकी शिकायत कर दे, तो क्या होगा? ये एक स्थायी संदेह का माहौल बना देगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन नियमों के तहत भेदभाव माना किसे जाएगा? इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि अगर आप हर बातचीत पर नजर रखने वाले हैं, तो ये तो साफ होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। और यहीं पर इस कानून की एक और बड़ी खामी सामने आती है। भेदभाव की परिभाषा बहुत ही ज्यादा व्यापक और व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव रखी गई है। बातें जैसे मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाना, प्रतिकूल माहौल बनाना या किसी के सम्मान में कमी करना, अरे ये सब भेदभाव माना जा सकता है। आमतौर पर किसी अपराध के लिए मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा साबित करना जरूरी होता है, लेकिन ये नियम इम्पैक्ट को इंटेंट से ऊपर रख रहे हैं। मतलब आपने क्या सोचकर कहा या किया वो जरूरी नहीं है, सामने वाले व्यक्ति पर उसका क्या असर हुआ, उसे कैसा महसूस हुआ, बस वही सच माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लीगल शिफ्ट है। वाओ, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब मेरा इरादा अच्छा था या बुरा, ये इरेलेवेंट है। अगर किसी को मेरी बात से प्रतिकूल महसूस हुआ तो मैं दोषी हो सकती हूँ। जी। इस हिसाब से तो सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के मन में एक स्थायी डर बैठ जाएगा। निश्चित रूप से। और सामान्य वर्ग की सबसे बड़ी चिंता यही है, जिसे कलेक्टिव गिल्ट या सामूहिक अपराध बोध कहा जा रहा है। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये कानून पहले से ही ये मानकर चलता है कि उत्पीड़न करने वाला हमेशा सामान्य वर्ग से होगा और पीड़ित हमेशा आरक्षित वर्ग से होगा। ये उन्हें एक तरह से जन्मजात अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर देता है। कुछ आलोचक तो ये भी कह रहे हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है,
उसकी मूल भावना के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये एक समूह को दूसरे समूह के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है, वो भी बिना किसी चेक एंड बैलेंस के। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़ के देखें, ओबीसी का समावेश, झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं, हर तरफ घूमते इक्विटी स्क्वाड्स और भेदभाव की ये बेहद व्यक्तिपरक परिभाषा जिसमें इरादे का कोई मोल नहीं, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक तस्वीर बना रहे हैं। हाँ, तस्वीर यही बनती है। देखिए, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे कैंपस में भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है और उसे खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। 118% का आंकड़ा मजाक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक समस्या को सुलझाने के लिए हम एक दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या को जन्म दे रहे हैं? क्या ये नियम सच में छात्रों को जोड़ेंगे या उन्हें जाति की दीवारों में और भी सख्ती से कैद कर देंगे? तो यहाँ जो असली टकराव है वो सिर्फ इस एक नियम में नहीं है, ये भारतीय सामाजिक विधान का एक पुराना पैटर्न लगता है। कह सकते हैं। चाहे वो SC/ST एक्ट हो या घरेलू हिंसा कानून, हम एक समूह को बचाने के लिए कानून को इतना धारदार बना देते हैं कि वो दूसरे समूह के लिए डर का हथियार बन जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि UGC का इरादा क्या है, बल्कि ये है कि क्या हमारा कानूनी ढांचा सुरक्षा और दुरुपयोग के बीच की इस बारीक रेखा को संभालने में बार बार नाकाम हो रहा है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ सामाजिक न्याय की पुकार है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सिद्धांत। ये नियम उस संतुलन को एक तरफ झुकाते हुए दिख रहे हैं। आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का अहम सवाल ये है, क्या वंचितों की सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है जो निर्दोषों को झूठे आरोपों के डर से भी पूरी तरह मुक्त रखे? सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन दो स्तंभों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? क्योंकि इसी संतुलन पर हमारे विश्वविद्यालयों का और हमारे समाज का भविष्य टिका है।